ये चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर 12th लेवल में सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है हमारे समझ से। किसी भी बोर्ड में 20 नंबर से ज्यादा मार्क्स का इस चैप्टर से पूछता है। लगभग 7-8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से। तो चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होता क्या है? डिसोल्यूशन मतलब बंद होना, समाप्त होना, अलग अलग होना, जो भी कह ले। तो इसके साथ लिखा हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दोनों चीज है, पार्टनरशिप भी है और फॉर्म है। इसको हम दो रूप में लिख दें। पहला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फिर लिख दें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या सीधे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। फॉर्म मतलब पार्टनर के द्वारा जो भी बिजनेस किया जाता है उसको हम फॉर्म कहते हैं। तो ये थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या अंतर है? तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप का बंद होना, पार्टनरशिप का टूटना, पार्टनरशिप का अलग अलग होना, इसका मतलब हुआ पहले से जो साझेदार के बीच में साझेदारी है वो साझेदारी खत्म हो गया, वो साझेदारी अब नहीं रहा, अब नया साझेदारी हुआ। मतलब साझेदारी है, व्यवसाय भी है ही, बस तरीका बदल गया, नियम कानून उसका बदल गया। अर्थात पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में व्यापार बंद नहीं होता है, व्यापार चलते रहता है, नियम कानून बदल जाता है। जैसे रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन कैसे होता है? जब साझेदार के नया अनुपात में परिवर्तन होता है ना, मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर एग्रीमेंट चेंज, या फिर न्यू पार्टनर एडमिट होता है, या एक पार्टनर रिटायर करता है, या किसी पार्टनर का डेथ होता है। ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी रिकंस्टिट्यूशन होता है, जिसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। पुराने पार्टनरशिप का विघटन होना, टूट जाना, समाप्त हो जाना और नया पार्टनरशिप का निर्माण होना। जब पुराना साझेदारी टूट के नए साझेदारी का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में व्यापार कायम रहता है, व्यापार चालू अवस्था में रहता है, व्यापार चलते रहता है, व्यापार बंद नहीं होता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब होता है व्यवसाय की समाप्ति, यानी साझेदार जो मिलके व्यापार कर रहे थे अब वो व्यापार ही नहीं रहा, व्यापार ही बंद हो गया, व्यापार की समाप्ति हो जाना। तो ये दोनों चीज अलग है। चैप्टर का नाम हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यहीं पे दो चीज छिपा हुआ है, एक पार्टनरशिप, दूसरा फॉर्म। तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में व्यापार चालू अवस्था में रहता है, साझेदार के बीच का एग्रीमेंट बदल जाता है। लेकिन फॉर्म के विघटन में व्यापार का अपना अस्तित्व नहीं रहता है, व्यापार क्लोज हो जाता है, व्यापार बंद हो जाता है। तो ये थ्योरी क्वेश्चन पूछता है,
कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, व्यापार अपने अस्तित्व में ही रहता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में व्यापार का ही अस्तित्व खत्म हो जाता है, व्यापार बंद हो जाता है। ठीक है, अब जब व्यापार बंद हो जाता है तो व्यापार के पास जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। अभी इससे पहले जो भी चैप्टर था उसमें रिकंस्टिट्यूशन के परिणाम स्वरूप आप रिवैल्यूएशन करते थे। फॉर्म के पास जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसके मूल्य का कंपेयर उस समय के बाजार मूल्य से करते थे। तो किसी भी एसेट का प्राइस घटता था तो किसी का प्राइस बढ़ता था। तो प्राइस घटने और बढ़ने के कारण हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। यहां क्या है, बिजनेस बंद हो गया। तो बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस के जो भी एसेट है उसको बेच के उसके जो भी लायबिलिटीज है उसका भुगतान किया जाता है। तो एसेट को बेच के लायबिलिटीज का भुगतान करना रियलाइजेशन कहलाता है। संपत्ति का विक्रय कर देना, रियलाइजेशन मतलब सेल होता है, विक्रय। तो इसके लिए पहले सभी संपत्ति को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर सभी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर एसेट से क्या मिला उसका एंट्री, फिर एसेट से जो मिला उससे लायबिलिटीज का भुगतान करते हैं। फिर ये विक्रय करने और भुगतान करने के पीछे कुछ न कुछ लीगल एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस का लेखा करते हैं। क्रय विक्रय के क्रम में प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है उस प्रॉफिट लॉस को पार्टनर के बीच बांटते हैं, फिर पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं। और अभी तक के चैप्टर में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में लास्ट में हम अकाउंट क्लोज करते थे बैलेंस शीट के माध्यम से। यहां अकाउंट क्लोज करेंगे कैश अकाउंट के माध्यम से। हमारे पास कुल कितना कैश आया, उसको हम कहां कहां एक्सपेंस किए, और कुल इनकम इजकल टू कुल एक्सपेंस, यानी कुल मतलब अर्निंग इजकल टू कुल एक्सपेंडिचर, ये मिल जाना चाहिए दोनों तरफ। तो यहाँ पे सवाल हमारा सही उस स्थिति में माना जाता है जब कैश अकाउंट का डेबिट भाग और क्रेडिट भाग इक्वल हो जाता है। पीछे क्या था कि बैलेंस शीट का दोनों भाग इक्वल होना चाहिए, यहाँ कैश अकाउंट। तो दो स्टेप यहाँ, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा हुआ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। अगला है कि रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्या है, रिजोल्यूशन की स्थिति में, वो भी कौन सा रिजोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म की स्थिति में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की स्थिति में नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म की स्थिति में ऑल एसेट्स को बेचकर उसके दायित्व का भुगतान किया जाता है, जिसके लिए सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो डिसोल्यूशन में सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फिर रियलाइजेशन अकाउंट के बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद यदि पार्टनर का कैपिटल फिक्स है, सवाल बोल रहा है कैपिटल फिक्स हो, तब तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखाएगा, तो उस केस में पार्टनर का करेंट अकाउंट बनाएगा और तब जाके कैश अकाउंट बनेगा। एक दो क्वेश्चन में या कुछ राइटर पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाने बोलता है। जो पार्टनर अगर लोन दिए हुए संस्था को तो उसका भी पेमेंट करेंगे, तो लोन अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, यहां भी पिछले चैप्टर की तरह ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता है जिसका बुक वैल्यू है। फिर उस बुक वैल्यू में हमको क्या, क्योंकि फॉर्म का विघटन हो रहा है तो LIC से हमको मिला क्या, सरेंडर कितना में हुआ, तो पहले बुक वैल्यू दर्शाते हैं सभी पार्टनर के नाम पर, फिर सरेंडर वैल्यू रिसीव करते हैं, फिर सरेंडर वैल्यू को सभी पार्टनर के बीच बांटते हैं। यहाँ डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन देखना नहीं है, यहाँ जो भी काम होगा जितना भी पार्टनर है सब के नाम पे होगा। वहां क्या था, रिटायरमेंट में कुछ चीज जो बच रहा है उसी को देते थे, तो कुछ चीज जो पुराना पहले से है उसी को देते थे, सब कुछ सबको नहीं शेयर किया जाता था। यहाँ डिसोल्यूशन के केस में हमको जो भी कुछ मिल रहा है वो सभी पार्टनर के बीच शेयर करेंगे।
तो ऑल एसेट्स और ऑल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसके लिए जर्नल एंट्री होता है। जर्नल एंट्री का पहला एंट्री ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसके लिए ऑल एसेट्स अकाउंट डीआर। यहां ध्यान दें, एसेट्स भाग में जो भी एसेट्स होगा ऑल एसेट्स अकाउंट डीआर, ब्रैकेट में यहां हम लिख देते हैं एक्सेप्ट कैश और बैंक रिलेटेड। जो ऑलरेडी जो कैश है या बैंक में हमारा रुपया है, तो वो तो ऑलरेडी कैश है, कैश को तो बेचा नहीं जाएगा। हम रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा के लिए ट्रांसफर करते हैं, और जो ऑलरेडी पैसा है, चाहे वो नगद रूप में हो चाहे हमारे अकाउंट पर हो, उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसीलिए ऑल एसेट्स अकाउंट डीआर एक्सेप्ट कैश या बैंक रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, अब ये गलत हो जाता टू ऑल एसेट्स अकाउंट एक्सेप्ट कैश और बैंक, बीइंग all assets transfer to realization account assets के बाद liabilities ट्रांसफर करेंगे। for all liabilities account DR, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डीआर। यहां ध्यान दें, लायबिलिटीज ट्रांसफर करते समय पार्टनर से संबंधित जो भी कुछ होगा, जैसे पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का करेंट, पार्टनर का लोन, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, ये सब भी शेयर होता है किसका, पार्टनर का ही, तो वो भी पार्टनर रिलेटेड में ही आता है। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी कुछ होता है उसको हम ट्रांसफर यहां नहीं करेंगे। तो यहां लिख दें एक्सेप्ट पार्टनर रिलेटेड, पार्टनर से जिसका संबंध हो उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये एसेट्स के बुक वैल्यू और लायबिलिटीज के बुक वैल्यू को जब रियलाइजेशन में हम भेज दिए, अब एसेट्स से कितना रुपया मिला, जैसे यहां पे हमारे पास बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में डेटर 10,000, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 12,000, प्लांट 20,000, लैंड 55,000, बिल्डिंग 90,000, कैश 10,000। इस तरह एसेट्स भाग में लिखा हुआ। तो कैश पहले इग्नोर कर दें, कैश को हमको नहीं दिखाना है। अब ये सब का टोटल जो भी होगा, सपोज करो 2,20,000 हो गया, ठीक है। इकट्ठे रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू ऑल एसेट्स अकाउंट यहां लिख दिए 2,20,000, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम ऑल बाय अलग अलग नाम से लिखें, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू लैंड अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। एक बार हम सबके अमाउंट को देख के ऐड कर लीजिए, एक बार लिख दीजिए टू ऑल एसेट्स अकाउंट। यही लैंग्वेज होता है यहाँ ऑल एसेट्स का मतलब। इसी तरह लायबिलिटीज में क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, लोन है,
बैंक लोन है, पार्टनर लोन है, पार्टनर का कैपिटल है, जनरल लीजर है ना। तो उसमें से क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, बैंक लोन, ये हमारा लायबिलिटीज है। बाकी जनरल लीजर, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन, इसका संबंध पार्टनर से होता है। तो जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से पार्टनर से होता है उसको हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसीलिए लिखे हैं एक्सेप्ट पार्टनर रिलेटेड। तो बाकी को ऐड करेंगे और एक बार लिख देंगे ऑल लायबिलिटीज अकाउंट ईयर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अलग अलग सवाल में बोल रहा है, जैसे डेटर से 15,000 रियलाइज हुआ, स्टॉक से 12,000 रियलाइज हुआ, फर्नीचर से 10% कम रियलाइज हुआ, ऐसा अगर लैंग्वेज है तो इस अमाउंट का 10% निकाल के इसमें से घटाएंगे। 12,000 का 10%, 12 से घट जाएगा तो बचेगा कितना, 10,800। ठीक है, इसमें 20% अधिक मिला तो इसका 20% निकलेगा कितना, 4,000। अब 4,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा, 24,000। तो ये लिखाएगा 24,000। इस तरह इसका भी मान लो कुछ कुछ है। तब ये वैल्यू टोटल रियलाइज वैल्यू हुआ। टोटल रियलाइज वैल्यू यहां लिखेंगे ऑल एसेट्स रियलाइज, ऑल एसेट्स रियलाइज। जब सभी संपत्ति को बेच दिया जाता है तो उसके लिए कैश या बैंक में से कोई भी एक चीज आप लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट, ऑल एसेट रियलाइज, सभी संपत्ति को बेच दिया गया, ऑल एसेट रियलाइज। अब यहां ध्यान दें, एक टर्निंग यहां फिर आता है कि बैलेंस शीट में एक दो ऐसा एसेट है जो नहीं लिखा हुआ था और जब हम बेचने के लिए चले तो हमको पता चला, जिसका नाम होता है अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरियलाइज्ड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट से जब मिलता है ना, तो अनरिकॉर्डेड एसेट से भी मिलेगा, चाहे एसेट जो रिकॉर्डेड है वो बिका, चाहे अनरिकॉर्डेड बिकेगा, हमारे पास तो आएगा पैसा, इसीलिए कैश को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। तो जो इसका एंट्री होता है वही अनरिकॉर्डेड का भी एंट्री होता है एसेट्स के लिए। तो चौथा, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स यही हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट being realized from unrecorded assets, realized from unrecorded assets। एसेट्स यहां आया बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से रिसीव किए यहां, और जो रिकॉर्ड में नहीं था अनरिकॉर्ड से रिसीव किए तो यहां। अब ऐसा भी होगा ना कि कुछ ऐसा एसेट है जो पार्टनर में से ही किसी को पसंद आ गया, अब पार्टनर आपस में विचार किया कि भाई ये हम ही को दे दो, जो पैसा है हमसे ही ले लो, ये केस बनता है और रहता ही है। तो अगला टॉपिक आता है कि 5वां, इफ एसेट टेकन बाय पार्टनर, जब पार्टनर लेगा तो नगद आया तो कैश डेबिट हुआ, पार्टनर लेगा तो पार्टनर रिसीवर होगा, रिसीवर को हमको डेबिट करना होता है, तो पार्टनर अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पे एंट्री हो जाएगा पार्टनर अकाउंट डीआर, पार्टनर अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग। पार्टनर में सवाल बनाते समय ही देखना है कि अगर बोल रहा है कैपिटल अस्थाई है, कैपिटल इज फिक्स्ड, तो यहां लिखेंगे पार्टनर करेंट अकाउंट, अगर ऐसा लाइन नहीं लिखे हुए है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स शब्द का प्रयोग क्वेश्चन में कर दिया
तो एंट्री करते समय यहां लिखाएगा पार्टनर करेंट अकाउंट। अगर ऐसा लाइन का प्रयोग नहीं किया है तो लिखाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम इसीलिए सिर्फ पार्टनर लिख के छोड़े, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि करेंट यहां लिखाएगा या कैपिटल लिखाएगा। बीइंग assessed टेकन बाय पार्टनर। अब यहां ध्यान दें, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों एक एमसीक्यू क्वेश्चन उठाता है यहां से। विघटन की स्थिति में फर्नीचर 20,000 रुपया में बेचा गया तो निम्न में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? फर्नीचर 20,000 रुपया में बेचा गया तो निम्न में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? पहला पार्टनर का अकाउंट, दूसरा कैश का अकाउंट, तीसरा रियलाइजेशन का अकाउंट और चौथा नन ऑफ दीज। इस तरह डाल दिए। अब वहां कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो फर्नीचर बिका। फर्नीचर क्या है? ये एसेस्ट का भाग है जो यहां बिका। एसेस्ट का भाग जब नगद बिकता है तो ऑल एसेस्ट रियलाइज में कौन सा अकाउंट डेबिट है? कैश या बैंक, है ना? तो कैश या बैंक डेबिट है, तो ऑप्शन में तो हम कैश या बैंक नहीं बोले, तो वहां पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो क्रेडिट कौन सा हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट। इसी में यदि अनरिकॉर्डेड एसेट्स से रियलाइज होता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे? तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स से रियलाइज होता है तो क्रेडिट में क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरह से इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बनाता है, जो ऑब्जेक्टिव रट के याद नहीं किया जा सकता है, समझे? पोजीशन बोल देता है। बैड डेट्स, बैड डेट्स 5,000 रुपया था। विघटन के बाद उसमें से 60% रिकवर हुआ, उसमें से 60% रिकवर हुआ तो निम्न में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ये सीबीएसई का क्वेश्चन होता है। बैड डेट्स 5,000 रुपया था, विघटन के बाद उसमें से 60% रिकवर हो गया। डिजोल्यूशन, ये इसका हिंदी होता है डिजोल्यूशन। जब डिजोल्यूशन हो गया, कहने वाले पैसा डूब, किसी के यहां मेरा बकाया था, वो मिलने की संभावना नहीं था, हमने उसको बैड डेट्स अकाउंट में डाल दिया कि अब ये हमको नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब साझेदारी संस्था टूटा तो वो जिसके यहां बकाया था वो कुछ पैसा दिया, तो वही है कि 60% दे दिया। तो 5,000 का 60% 3,000, 3,000 मिला। तो 3,000 मिला तो एसेस्ट मिला का बात हो गया। बैड डेट्स क्या था? मेरा पैसा उसके यहां था तो मेरे एसेस्ट के समान था, तो उससे मिला तो क्या होगा? कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें डेबिट पूछा जा रहा है या क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़ के देखना होगा कि इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या। एंट्री बनेगा कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसके ऑब्जेक्टिव को इस तरह घुमाता है, ठीक है। उसमें हम कल परसों के क्लास में चर्चा करना भूल गए थे, रिवैल्यूएशन के केस में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट अकाउंट पर क्रेडिट अकाउंट का सरप्लस क्या कहलाएगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट अकाउंट पर क्रेडिट अकाउंट का सरप्लस क्या कहलाएगा? रिवैल्यूएशन, ध्यान दें, इस चीज को समझ लें। ये हमारा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट ऐसे ही बनाते थे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हुआ डीआर भाग, ये हुआ सीआर भाग। डेबिट पर क्रेडिट का अधिक, मतलब इस तरफ का टोटल सपोज करो 5,000 है, इस तरफ का टोटल 5,700 है, तब नहीं इस पर बढ़ गया, तो यहां पे अंतर कितना आएगा? 5,700 इधर भी पुराएंगे तो ये अंतर क्या? 700। इस तरफ के अंतर को प्रॉफिट कहते हैं, और यही अगर इस तरफ अंतर आए तो इस तरफ के अंतर को, तो डेबिट भाग पर क्रेडिट भाग के सरप्लस को क्या कहेंगे? प्रॉफिट। और इसी का उल्टा क्रेडिट भाग पर डेबिट भाग के सरप्लस को लॉस। ऑब्जेक्टिव जब घुमाने लगता है सेटर तो इस तरह से घुमाता है, और ये किसी भी लेजर अकाउंट में होता है। डेबिट भाग के अंतर को प्रॉफिट कहते हैं, क्रेडिट भाग के अंतर को लॉस। तो डेबिट में ये अंतर कहां से आता है? मतलब हुआ कि इतना सीआर भाग में ज्यादा है, तो सीआर हमारा
प्रॉफिट का सूचक होता है नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस नॉमिनल अकाउंट है जिसमें क्या पढ़ते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इस तरफ क्या लिखते हैं हम, जो भी हमारा इनकम या गेन होता है। तो इधर ज्यादा कब हुआ, जब हमारा इनकम बढ़ा, मतलब खर्चा से ज्यादा इनकम हुआ, तो खर्चा और इनकम का अंतर यह क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। लेकिन इधर ज्यादा जब हो जाएगा तो आमदनी से ज्यादा हमारा खर्चा हो गया, मतलब लॉस हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को इस तरफ से इस तरह घुमाता है। तो ये सब चीज थोड़ा है कि शुरू से ही लोग पढ़ते रहता है, नहीं तो बाद में। अब एसेस्ट कुल मिला के आप देखें, एसेस्ट जो हम बुक में ट्रांसफर किए, इसको तीन स्थिति में हम यहां लिए। पहला, जब ऑल एसेस्ट हमको नगद बिक गया। दूसरा, एसेस्ट जो हमको पता ही नहीं था कि मेरे पास है, लेकिन उससे भी पैसा आ गया, जिसको हम अनरिकॉर्डेड एसेस्ट कहते हैं। और तीसरा, एसेस्ट जब पार्टनर ले लिया। इसी तरह लायबिलिटीज का भी तीन स्टेज, एक लायबिलिटीज का नगद भुगतान किया। दूसरा, जब एसेस्ट अनरिकॉर्डेड था तो हो सकता है लायबिलिटीज भी अनरिकॉर्डेड हो, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और तीसरा, जब एसेस्ट पार्टनर लिया है तो हो सकता है लायबिलिटीज का भी भुगतान कोई पार्टनर करे। ठीक है, तो तीन स्थिति इसके लिए भी बनता है, फॉर लायबिलिटीज पेड ऑफ। पेड के साथ ओ डबल एफ लिखते हैं, इसका मतलब होता है पेमेंट कर देना। ठीक है, तो इसका एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट दिया, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट, बैंक लायबिलिटीज पेड ऑफ। फिर फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, being unrecorded liabilities paid off। अगला, if liabilities taken by partner, पार्टनर अगर लायबिलिटीज का ये करता है तो यहाँ पे हेडिंग होता, हम हेडिंग चेंज नहीं किए हैं, इफ लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर यही कर देते हैं, पेड बाय पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट, being liabilities पेड बाय पार्टनर। अब ध्यान दें, इस चैप्टर में एक और चीज आता है, क्रेडिटर्स 10,000 रुपया का है। ठीक है, ये हमारे संस्था का फर्नीचर 9,500 का ले लिया या 11,000 का ले लिया, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग है कि जब कोई भी लायबिलिटीज का भुगतान एसेस्ट से कर दिया जाता है, कोई भी लायबिलिटीज का पेमेंट जब एसेस्ट से कर दिया जाता है तो इस पेमेंट को इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कहते हैं। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन मतलब लायबिलिटीज का भुगतान एसेस्ट के माध्यम से कर देना, आपसी लेन देन, आपसी सहमति से ये लेन देन हो गया, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होता है,
कई सवाल है क्वेश्चन में जो आता है कि एसेट लायबिलिटीज के बदले रख लिया, तो इस केस का नाम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होता है जिसका हम कोई एंट्री नहीं करते। तो यहां लिख देते हैं हम पॉइंट नंबर 9, इफ एसेट used for liabilities paid off, liabilities paid off, that is called intercompany transaction, that is called intercompany transaction. In case of intercompany transaction, no entry recorded, कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ गए? तो ऐसा पॉइंट को इग्नोर करके निकल जाना है, कहीं भी एंट्री नहीं होगा। ठीक है, आगे फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज पेड ऑफ। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज क्या होता है कि सभी संपत्ति को बेचना, फिर दायित्व का भुगतान करना, इसके लिए बहुत सारा खर्चा आता है, भागदौड़ का। एक बंदा भी उसके पीछे रहता है, उसका भी हमको पेमेंट करना होता है। ऐसे ही खर्चा को डिसोल्यूशन कहते हैं। सपोज करो कि कोई फाइनेंस पे गाड़ी लिया, उसका ईएमआई चुका नहीं पाता है, तो फाइनेंसर गाड़ी ले जाता है, फिर उस गाड़ी को एक निश्चित प्रोसेस के बाद सेल लगाता है और रीफाइनेंस हो या रीसेल हो, जो भी हो कर देता है। इस सब के पीछे जो एक्सपेंस होगा वही काम यहां होता है डिसोल्यूशन के केस में। तो ये सब कार्य को करने के पीछे जो भी खर्चा होता है, वैसे खर्चा को ही हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। यही चीज अगर पार्टनर पेमेंट करे तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। अगला फॉर पार्टनर लोन, पार्टनर लोन अकाउंट डीआर, पार्टनर लोन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट पेइंग पार्टनर लोन पेड ऑफ। अगला फॉर जेएलपी सरेंडर्ड, कैश अकाउंट डीआर टू जेएलपी अकाउंट being joint life policy surrendered। अगला सरेंडर्ड वैल्यू ऑफ जेएलपी
सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP डिवाइडेड, इसको सभी पार्टनर के बीच बांटते हैं। JLP अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट being JLP डिवाइडेड। अगला फॉर रियलाइजेशन प्रॉफिट, इतना एंट्री करने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें यदि प्रॉफिट आया तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिवाइडेड। प्रॉफिट के जगह यदि लॉस आता है तो फॉर रियलाइजेशन लॉस ऑल पार्टनर्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट being loss divided in ratio। अब ध्यान दें, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट किसी पार्टनर को अमाउंट विड्रॉ करना पड़ता है तो कोई पार्टनर अमाउंट ब्राउट करता है, लाता है। तो विड्रॉ और ब्राउट जो भी केस होगा उसके लिए भी हम यहां जर्नल एंट्री करते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए रिसीवर होता है पार्टनर, तो पार्टनर के नाम को डेबिट करते हैं। तो जब पार्टनर अमाउंट निकालेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और जब पार्टनर लाएगा तो कैश अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके आगे दो एंट्री और होगा, एक पार्टनर के द्वारा कैश लाने के लिए, अगला पार्टनर के द्वारा कैश निकालने के लिए। ठीक है, कुल मिला के ये जर्नल एंट्री है। और 5 नंबर में पूछता भी है कि डिसोल्यूशन के केस में कौन कौन से एंट्री होते हैं लिखें, तो कम से कम 10 गो एंट्री वहां आपको डालना पड़ेगा परीक्षा में। ठीक है, बस।